भाई ज़रा आवाज़ कम कर दो ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान क्लब एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। बस आज बारिश के बादल बहुत ज़ोरदार दिख रहे हैं। एक्चुअली मैं 2 हफ्ते हो गए बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, लेकिन आज जब मैं वीडियो बनाने के लिए ऊपर आया हूँ तब आप देख सकते हो पीछे कैसे बादल आ रहे हैं। ठीक है, बस दुआ कर रहा हूँ कि बारिश ना गिरे, लेकिन क्योंकि अगर गिर गई तो फिर हमें मजबूरन फिर नीचे जाके वीडियो बनानी पड़ेगी। और अगर थोड़ी सी हवा चल रही है इसलिए अगर नॉइज़ आए तो फिर मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और मैं उस पर कुछ कर भी नहीं सकता। आगे जाके अपन एक यूट्यूब के लिए अपना स्टूडियो बनाएगा जिस पर हम जिसके समय हमें बारिश की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि हम वो अपना खुद का स्टूडियो होगा। बस अगर यूट्यूब मुझे सपोर्ट करते रहे, आप अगर मुझे सपोर्ट करते रहो तो शायद और 10 साल लग सकते हैं। आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल फ़ोटोग्राफी आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे मोबाइल कैमराज, पॉइंट एंड शूट कैमराज जो मिररलेस भी होते हैं कुछ कैमराज, और DSLR कैमराज में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आपको पता रहेगा कि आजकल जो फोटोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है। जो भी मतलब एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक अगर उसके हाथ में अगर मोबाइल भी हो तब भी वो मतलब भाई मैं फ़ोटोग्राफी करूँगा, फ़ोटो खींचनी है, फ़ोटोज़ एडिट करनी है। आजकल बहुत लोगों में उसका भूत सवार है। सबसे सिर्फ फ़ोटो खींचना है बोलने से तो नहीं हो सकता ना। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल के फ़ोटोग्राफर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फोटोग्राफी सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शायद कैमरा अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन उनमें फ़ोटोग्राफी सीखने का या फिर फोटोग्राफी करने का मतलब दिल से बहुत इच्छा है। तो फिर वो कैमरास तो खरीद नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर मोबाइल में फ़ोटोग्राफी करना चाहे तो क्या वो कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यार हवा आ रही है यार। सबसे पहली चीज़ है मोबाइल की कैमराज, दूसरा है पॉइंट एंड शूट कैमराज जो मिररलेस भी होते हैं, लेकिन सारे पॉइंट एंड शूट कैमराज मिररलेस कैमराज होते हैं, लेकिन सारे मिररलेस कैमराज पॉइंट एंड शूट कैमराज नहीं होते, ये आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी जो चीज़ है वो है DSLR। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल कैमराज की। जो मोबाइल के कैमराज हैं वो उसकी सबसे जो पहला प्लस पॉइंट है वो है पोर्टेबल, क्योंकि वो आपके मोबाइल में ही होता है, इसलिए आपको कोई मतलब उसको बड़ी चीज़ नहीं है जिसको आपको कैरी करके ले जाना पड़े। आप जहाँ चाहें उसको लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर मोबाइल है तो कैमरा तो ऑब्वियसली है ही। और आजकल की जो मोबाइल कैमराज हैं उसमें बहुत सारे मतलब सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं, 4K तक की उसकी वीडियो क्वालिटी है, प्लस आप बहुत सारे HDR फोटोग्राफी कर सकते हैं, और उसमें वाइड एंगल का सपोर्ट है। प्लस अभी तक फ़ोन में जो 3-3, 4-4, 5-5 कैमरे आ रहे हैं और उससे आप बहुत सारे तगड़े फ़ोटो उठा सकते हैं। तो जिसमें कि आपको वाइड एंगल मिल जाता है, पोर्ट्रेट शॉट मिल जाते हैं, और माइक्रो फोटोग्राफी मिल जाती है जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो आप मोबाइल से भी बहुत सारी स्टार्टिंग में अगर आप एंट्री लेवल में आप हैं फोटोग्राफी के, तो आप मोबाइल से भी बहुत अच्छे तगड़े फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि अगर मोबाइल से इतनी अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है तो फिर हमें DSLR या फिर पॉइंट एंड शूट कैमरे की क्या ज़रूरत। ठीक है, एक टाइप से आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको अब इसका रीज़न बताता हूँ कि मोबाइल का जो कैमरा होता है उसका जो सेंसर होता है वो बहुत ही छोटा है। अब आपको अगर ये नाखून दिख रहा है तो इसका भी जो 1/4 पार्ट है उतना छोटा होता है कैमरा का सेंसर। इससे आप समझ सकते हैं। और जो DSLR कैमरे होते हैं उसके सेंसर इतना जो आपको दिख रहा है उससे या फिर उससे भी बड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना छोटा सेंसर और इतने बड़े सेंसर में जो लाइट कैप्चर हो रही होगी फ़ोटो खींचते समय, उसमें कितना ज़मीन और आसमान का डिफरेंस होगा। और प्लस उसका जो पिक्सल साइज़ होता है वो भी बड़ा होता है। पिक्सल साइज़ क्या होता है कि जो आपके कैमरेज में जो आपके मोबाइल में जो पिक्सल्स होते हैं फ़ोटोज़ के, तो उसमें और जो कैमरा में जो पिक्सल्स होते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सेंसर साइज़ में भी डिफरेंस होता है, लेकिन बात यह है कि जो कैमरा है उसमें जितना चाहे जितनी ज़्यादा लाइट अंदर आएगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आपकी नेचुरल फ़ोटो बनेगी। आपको एडिट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और जो नेचुरल फ़ोटो है वही ज़्यादा अच्छी होनी ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा एडिटिंग से वो फिनिशिंग नहीं आती जितनी कि नेचुरल फ़ोटो में होती है। और प्लस जो बड़े बड़े जो कैमराज हैं, जितने DSLR कैमराज हो, जैसे मतलब बहुत सारे मतलब जो फुल फ्रेम कैमराज है कैनन के, निकॉन के, और अभी सोनी का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है।
तो वो जो कैमरेज हैं उसमें बहुत सारे मतलब ISO की सेटिंग 64,000 1 लाख तक की ISO सेटिंग्स होती हैं, जो आपको नाइट फोटोग्राफी में बहुत ज़रूरी हो सकती है। और प्लस उसमें आप शटर स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, और आप अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी लाइट आपको फोटो में चाहिए, ब्राइट चाहिए या फिर डार्क चाहिए, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आप एक फ़ोटो को आप अपने हिसाब से प्रोफेशनली मतलब बना सकते हैं कि मैं किस तरह की फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा आप अपने मोबाइल से एडिट नहीं कर सकते। अब पॉइंट एंड शूट और DSLR में फ़र्क क्या है? DSLR में आप जितना चाहे उतने अलग अलग तरह के लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, जूम लेंस यूज़ कर सकते हैं, प्राइम लेंस यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा मुझे पता नहीं है ना इसलिए, और बहुत सारे लेंसेज है जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट एंड शूट कैमरा में सिर्फ एक ही लेंस होता है जो डिटैचेबल नहीं होता, जिससे आप बदल नहीं सकते, ठीक है। आप उसी लेंस से आपको फोटोग्राफी करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, उसमें जो इनबिल्ट जूमिंग कैपेबिलिटी होती है ना, वो बहुत तगड़ी होती है। आप कम से कम जो आजकल के बहुत सारे पॉइंट एंड शूट कैमराज है, जो एक मैं कहना चाहूँगा जिसका नाम है कैनन का SX60HS करके कैमरा है, वो उसका जूमिंग कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। 60x तक आप जूम कर सकते हैं ऑप्टिकल जूम, और उसके बाद आप डिजिटल जूम तो 120x तक और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब आप अगर कोई बर्ड फोटोग्राफी या फिर ऐसे कोई जो स्टिल लाइफ की फोटोग्राफी कर रहे हैं, तब आपको शायद इतनी जूमिंग कैपेबिलिटी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बर्ड्स की फोटो अगर पास से लेने की कोशिश करोगे तो वो इतने सिंसियर नहीं है जो आपके लिए पोज में खड़े रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट एंड शूट कैमराज बेस्ट होते हैं। कुछ कैमराज हैं जो शायद बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि सोनी का जो कैमराज है A7R3, A7R4, वो बहुत ही तगड़े कैमराज हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। और उनकी जो उसमें से जो रिजल्ट आपको मिलता है फोटोज़ का, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी के फोटोज़ होते हैं। और उसमें जो क्लैरिटी होती है, आप एक एटलीस्ट फोटो खींचने के बाद जूम करके आप अपने दाढ़ी या फिर सिर के बाल गिन सकते हैं, इतनी क्लैरिटी उसमें होती है। तो हाँ, मतलब मोबाइल और कैमराज में बहुत अंतर होता है, स्पेशली उसके जो सेंसर की साइज़ होती है वो ही उसमें ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए आपको फोटो में भी उतना ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने में मिलेगा। क्या एक आप इतना ही सिंपल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अगर मोबाइल से रात में नॉर्मल से एक फ़ोटो खींचेंगे तो मतलब बहुत सारे मतलब कीड़ों की जैसे मतलब ऐसे ग्रे इफेक्ट आता है, ठीक है, ऐसे दाने जैसे दिखते हैं। लेकिन वही फोटो अगर आप एक अच्छे मिनिमम DSLR से भी आप खींचने की कोशिश करोगे, तब आपको एक बहुत ही तगड़ी फोटो रात को देखने में मिलेगी, बिना कोई आपके क्वालिटी से छेड़छाड़ किए। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि मोबाइल कैमरा अच्छे हैं या फिर DSLR। वो इतने भी पागल नहीं है ना कि DSLR पर 1-1 लाख रुपए लोग खर्च करेंगे। ऐसा है कि आप अगर स्टार्टिंग में आपके पास अगर पैसा नहीं है, लेकिन आपको फोटोग्राफीज का भूत चढ़ा है, तो फिर आप जब तक अच्छे एंगल से फोटोज नहीं खींच रहे हैं, जब तक आप सीख रहे हैं, तब तक आप मोबाइल से फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको शायद पॉइंट एंड शूट कैमरा या फिर एटलीस्ट जो एंट्री लेवल DSLR कैमराज है, जो कैनन के आते हैं 1500D आते हैं, 1300D भी है, और जो ज़्यादातर अभी चल रहा है एंट्री लेवल में 200D कैनन का, वो भी अच्छा है। निकॉन के कैमराज में इतना जानता नहीं हूँ, इसलिए अगर मैं आपको जैसे डिस्क्रिप्शन में मैं सभी कैमराज के पॉइंट एंड शूट और DSLR कैमराज के लिंक दे दूंगा, एंट्री लेवल से लेकर जो हाई लेवल के कैमरे हैं वो सभी दे दूंगा, जिससे कि आप देख सकते हैं आपको कौन से चीज़ की ज़रूरत है। अब और एक चीज़ जो फोटोग्राफी के समय बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है लाइटिंग कंडीशन। क्योंकि जितना भी अच्छा आपका कैमरा हो, लेकिन जब तक आपको एक अच्छी लाइटिंग कंडीशन नहीं मिलेगी, तब तक आप एक अच्छा फोटो नहीं खींच पाएंगे। यार हवा आ रही है, यार बारिश भी आ रही है। बहुत फोटोग्राफी के समय लाइटिंग कंडीशन ज़रूरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्लस अगर आप DSLR से फ़ोटो खींचते हैं, तब आपको ISO, शटर स्पीड और जो अपर्चर होता है, अपर्चर ये होता है कि मतलब जैसे आपको पता है, अगर आप ऐसे कभी अंधेरे कभी डार्क एरिया में अगर आप देख रहे हो, तो फिर आपकी आंखें अपने आप ही मतलब बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आपको तभी बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है कि आगे कौन सी चीज़ आपको देखने के लिए। लेकिन तभी अगर आप सूरज को देखने की कोशिश करोगे, तो आपकी आंखें अपने आप बंद होने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में आ रही होती है।
उसी तरह से अपर्चर जो होता है वो कैमरा में कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए वो एडजस्ट करता है, जिससे कि आपकी फ़ोटो अच्छी आती है। सो कैमरा में अपर्चर भी सिलेक्ट करना होता है, जो आप अपने मोबाइल में फ़ोटोग्राफी करते समय सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल में एक ही लेंस होता है, वो भी उतना छोटा होता है, तो उसमें आप कौन सा अपर्चर सिलेक्ट करने वाले हैं। इसलिए ये भी एक सेटिंग होती है जो आप कैमरा में कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी फ़ोटो आती है। और जितना हो सके हम नेचुरल जो फोटो होती है वो खींचने की कोशिश हमें करनी चाहिए एक फोटोग्राफर के हिसाब से, क्योंकि एडिटिंग तो बात की बात है, लेकिन जो नेचुरल फोटो होती है वो जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो अच्छा आएगा। कि अगर एक सोचो आप एक छोटा जो बटन क्या मोबाइल होता है, बटन जो पुराने मोबाइल होते हैं उसमें जो इतना सा छोटा कैमरा होता है, उस कैमरे से अगर आप फोटो खींचोगे और उसके बाद अगर आप फोटोशॉप से लाइटरूम से बहुत सारा कलर ग्रेडिंग कर लो, एडिट कर लो, कोई फ़र्क भी दिखेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कलर ग्रेड होगा, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो उतनी ही बेकार रहेगी। इसलिए कैमरा आपके पास अगर अच्छा है तो उससे आप नेचुरल फोटो जो है उतना आपको खींचने की कोशिश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइटरूम से और जो फोटोशॉप के ऐप से ज़्यादा उसमें थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करके उसमें थोड़ा अच्छा टोन लाने की कोशिश आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल फोटो ही सबसे बेस्ट होती है। और हाँ, मैं नेचुरल फोटोज़ कह रहा हूँ, मतलब आपको कि भाई फिर जो हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं वो होती है मैनिपुलेशन एडिट। मैनिपुलेशन एडिटिंग में क्या होता है कि जो बैकग्राउंड में जैसे आप पेड़ वेड़ देख रहे हो, बादल देख रहे हो, वो हम चेंज कर देते हैं और हमें लगता है जैसे मैं कहीं दूसरे जगह पे आ चुका हूँ, जैसे कहीं बादलों में हूँ। वो जो एडिट होती है उसमें आप चेंज करना ही होगा आपको। लेकिन मैं जो नेचुरल एडिट कह रहा हूँ, जैसे मतलब अभी लोग जो ट्रीज पेड़ों में जाके, बहुत सारे जंगलों में जाके, नदियों के पास, ये जो सब नेचुरल फोटो खींचते हैं वो तो फिर वो एडिट करेंगे ही नहीं, उनको सिर्फ कलर ग्रेड करना है। और उसके वजह से आपको पहले ओरिजिनल जो फोटो है वो आपके लिए अच्छी होनी ज़रूरत है। तो अभी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो चुका है, मैं और बड़ा करने की कोशिश नहीं करूँगा। बस मैं आपको यही कहना चाहता था कि अगर आपके पास पैसे कम है, मतलब 15,000 तक भी अगर आपके पास पैसे, तो आप कैमरा कोई भी मत लो, मोबाइल ले लो, क्योंकि 15,000 में भी आजकल इतने तगड़े मोबाइल्स आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे 64 मेगापिक्सल तक के कैमराज हैं। तो उससे एटलीस्ट आप हाँ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि मेगापिक्सल्स मायने नहीं करते कि आपका फोटो की क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन अगर कैमराज में, मोबाइल कैमराज में अगर ज़्यादा मेगापिक्सल्स है तो फिर शायद आपकी फ़ोटो एटलीस्ट ज़्यादा क्रिस्प आएगी, जिससे थोड़ी क्लियरिटी तो अच्छी मिलेगी आपको। तो हाँ, तो उस हिसाब से अगर आपके पास 15,000 20,000 तक के रुपए हैं तो आप फिर मोबाइल ही लेने की कोशिश करो। कैमराज या फिर पॉइंट एंड शूट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने में उतने अच्छे कैमराज नहीं आएंगे। और अगर आपके पास 30-40 हज़ार तक आपके पास है तो आपके पास फिर ऑप्शंस आ जाते हैं कि मैं शायद एंट्री लेवल कैमरा ले लूँ या फिर पॉइंट एंड शूट कैमरा ले लूँ। क्योंकि पॉइंट एंड शूट कैमराज में भी बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेशली अगर पॉइंट एंड शूट आप ले रहे हो तो वो आप ध्यान में रखो कि उसमें सिर्फ जूमिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे भी खड़े हो ना, तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप यहाँ पे खड़े हो और अगर वहाँ पे जो एक पीछे नारियल का जो पेड़ दिख रहा है उसके ऊपर भी अगर कोई बंदर बैठा होगा ना, तो अगर आप यहाँ से भी जूम करोगे तब भी आपको पूरा क्लियरिटी से आपको दिखेगा कि बंदर कैसा दिख रहा है, और मतलब बहुत क्लियर फोटो आएगी, क्योंकि उसकी ऑप्टिकल जूमिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन DSLR में आपको वही बहुत सारे लेंसेज लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको पता है कि लेंस बहुत ही महंगे होते हैं, 10 रुपये के नहीं आते, ठीक है। और DSLR स्पेशली मैं कहूँ तो वो अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल हो तो फिर आपको DSLR लेने चाहिए। और अगर आप स्टार्टिंग में भी हो तो एंट्री लेवल DSLR में 1300D 1500D 200D Mark II जो अभी नया आया है वो, और बहुत सारे कैमरास हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनके परचेसिंग लिंक्स दे दूंगा, तो वो आप कैमरास लेने की कोशिश कर सकते हैं, जो शायद आपको बहुत अच्छे फोटोग्राफी स्टार्टिंग में देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल हो और आपके पास पैसा भी है तो फिर आप बहुत अच्छे कैमरास परचेस कर सकते हैं, जो कि शायद लाखों तक भी आते हैं। वो आपके ऊपर वो आपका डिसीजन है, वो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना था इस वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज्ञानकुल ऑफ एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं, और ऐसे में आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे लाकर देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।